हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्या लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का पहला पाठ आप शुरू करने वाले हैं, परिमेय संख्या, जिसका नाम है परिमेय संख्या के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो को बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए हम बात करते हैं कि पाठ 1 परिमेय संख्या में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है आपके एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ये जो चीज़ें हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब चीज़ें क्लास 6 से ही आप समझते आ रहे हैं, ठीक है। कक्षा 6 से ही ये समझते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आपको बहुत इस तरीके से तुरंत समझा करके आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं गिनने में काम आती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके हम गिनती करते हैं किसी भी संख्याओं का, या फिर पैसा हो या कुछ भी हो, कोई भी वस्तुएं हों, उनकी हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से लेकर के जहाँ तक की संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्याएं, संख्याओं का तो अंत है नहीं। तो जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या। लेकिन ध्यान रहे कि 1 से शुरू होंगी, ठीक है। 1 2 3 4, ये 1 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। 2 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। 3 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर कोई कह दे कि क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहिएगा नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में वे संख्याएं जो 0 भी आ जाए इसमें, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 भी सम्मिलित हो, यानी 0 से 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, ऐसे ऐसे करके जितनी भी संख्याएं गिनने में आती हैं उन सभी संख्याओं को ले लिया जाए तो सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। इसमें ध्यान रहे कि 0 क्या होता है? 0 भी एक पूर्ण संख्या होता है, 1 भी एक पूर्ण संख्या होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होगी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, तो कहा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, तो कहिएगा हाँ, सभी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। लेकिन जो 0 होगा वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। अब पूर्णांक को समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन बना लेते हैं, यानी संख्या रेखा बना लेते हैं, जिस पर कि हम आसानी से क्लासीफाई कर पाएंगे कि धनात्मक पूर्णांक कौन होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक कौन होते हैं। जैसे कि एक नंबर लाइन हमने ले लिया, आपको पता होगा कि नंबर लाइन के बीच में जो होता है 0 होता है, और इसके दाहिने साइड में आपके पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे करके धनात्मक संख्याएं दाहिने साइड में होती हैं, और जो आपके बाएं साइड में होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। -1 -2 -3 -4, ऐसे करके ऋणात्मक संख्याएं बाईं ओर और धनात्मक संख्याएं दाईं ओर होती हैं। तो इसमें जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इन सभी संख्याओं को, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सभी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक संख्याएं होती है उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछे कि 0 क्या है, तो 0 को हम बस पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? बस पूर्णांक कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पूर्णांक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अगला जो टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इस चीज़ को समझिए, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। इसके हम परिभाषा लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में क्या किया जाए? लिखा जा सके। जहाँ पे ये जो Q है ना, Q क्या 0 नहीं होना चाहिए। एक नियम है इसमें कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं? जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो 5/3। 5/3 एक ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में लिखी गई है, और नीचे जो है Q, नीचे Q है तो Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ये 5/0 आ गया तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। ये क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि Q की जगह पे 0 आ गया है। 0 Q की जगह पे नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी परिमेय संख्याएं और भी हो सकती हैं, जैसे कि 4/3, 7/2। अब कोई पूछ दे कि क्या 8 एक परिमेय संख्या है? 8
तो 8 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 8 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, 8 में कोई अंतर नहीं आएगा अगर नीचे 1 लिख दें तो। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8, 7, 5, 6 जितने भी नंबर्स हैं ये सारी क्या हैं, परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन नीचे बस शर्त ये है कि नीचे जो है बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बात की जाए कि 0 कौन सी संख्या है, 0 क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। क्यू की जगह पे बस 0 नहीं आना चाहिए, तो नीचे तो 0 है नहीं, पी की जगह पे 0 है, तो इसलिए पी की जगह पे 0 हो चलेगा, लेकिन क्यू की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए जो 0 है ये भी एक परिमेय संख्या होगा। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं में भी धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं आती हैं। तो धनात्मक परिमेय संख्या हम इन संख्याओं को कहते हैं, जैसे कि 5/3, 7/2, 4/3, 8/1, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या। लेकिन ऋणात्मक की बात आ जाएगी तो ऋणात्मक संख्याओं को लेंगे, -2/3, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसकी हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, -5/2, ये भी क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो ये सभी, या फिर हम लिख सकते हैं -7, -8, ये सभी क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन परिमेय संख्या ही कहलाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, परिमेय संख्या के गुणधर्म में पहला गुणधर्म हमारा संवृत्त होगा। संवृत्त क्या होता है, संवृत्त जैसे कि योग की बात करें तो जैसे कि अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, 6 और 4 दो परिमेय संख्याएं हैं, 6 और 4 दो संख्याएं हैं। तो अगर ये दोनों प्राकृत संख्या है, दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि एक प्राकृत संख्या होगी। ये दोनों अगर प्राकृत संख्या है तो इसका योग भी एक प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर परिमेय संख्याओं की बात की जाए तो परिमेय संख्याओं में अगर 1/2 लेते हैं और प्लस में 3/2 लेते हैं, हर हमने सेम इसलिए लिया है ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, तो हर जब सेम होता है तो ऊपर ऊपर हम क्या करते हैं, आसानी से 3, 1, 4 को जोड़ देंगे और नीचे 2 है तो 2 ही लिख देंगे। ठीक है, अगर हर समान हो तब इस केस में इस तरीके से हम हल करते हैं, ये आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ दो परिमेय संख्याओं को जब हमने जोड़ा, ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो हमें एक तीसरी भी जो प्राप्त हुई वो भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई, और यही होता है संवृत्त। ठीक है, तो संवृत्त ये कहता है कि जो योग होता है, किसी भी परिमेय संख्याओं का योग अगर करेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, तो योग को ही ये फॉलो करता है। ठीक है, संवृत्त जो होता है योग को फॉलो करता है, जैसे कि किसी भी परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एक बात और आती है कि किसी भी परिमेय संख्याओं को घटाने पर भी हमें क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। किसी भी परिमेय संख्याओं को घटाने पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। 4/3 ले लेते हैं, माइनस का 2/3 ले लेते हैं। अब देखिए 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो गया, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को हमने घटाया तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो ये भी क्या होता है, इसमें फॉलो होता है, यानी कि घटाना को भी हम कभी भी दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो तीसरी जो हमारी संख्या प्राप्त होगी उन दोनों को घटाने पर वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, अब गुणा में ये फॉलो करता है कि नहीं, देखिए दो अगर परिमेय संख्याओं का हम गुणा कराएं, दो अगर परिमेय संख्याओं का गुणा कराएं तभी भी हमें क्या होगा कि एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि 1/3 और 3/4 दो परिमेय संख्याएं लिए हैं, तो इसके जब गुणा कराएंगे तो ये 3 और 3 कट जाएंगे। यहाँ 1 का गुणा जब इसमें कुछ नहीं बचा है तो 1 से कराएंगे तो 1 हो जाएगा। नीचे 4 है, 4 का गुणा इसमें कराएंगे 4 हो जाएगा, 1/4 आया। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जब हमने गुणा कराया तभी भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। यानी कि गुणा भी जो होता है ये भी संवृत्त होता है, संवृत्त फॉलो करता है। यानी कि जब हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा कराएंगे तब एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन भाग में ऐसा हर केस में नहीं होगा, कुछ केसेस में तो होगा लेकिन हर केस में नहीं होगा। जैसे कि अगर 6/4 है और इसमें हम भाग करें 0 से भाग करें तो किसी भी संख्या में 0 से भाग तो जाता नहीं है, इसलिए ये भाग में ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा कि दो परिमेय संख्याओं को अगर हम भाग करें तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए जो भाग होता है भाग में ये नियम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको संवृत्त। चलिए अगला नियम हमारा क्या है, अगला गुणधर्म देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम का। अगला गुणधर्म हमारा है क्रम विनिमय नियम का। तो इस गुणधर्म में क्या होगा कि क्या ये योग जो है क्रम विनिमय नियम जो योग के लिए अप्लाई होगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें हमें देखना है। तो योग के लिए अगर बात करें तो देखिए क्रम विनिमय नियम इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं,
ए और बी दो संख्याएं हमारे पास हैं, एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे कोई नंबर भी एज्यूम करके आपको बताएंगे। जैसे कि ए और बी हम समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे ए और बी दो संख्याएं हैं, इसको हम प्लस करते हैं, ठीक है, इसको प्लस करते हैं तो इसके बराबर में हम ये भी लिख सकते हैं कि बी प्लस में ए। चाहे आप इस तरीके से लिखें या फिर आप इस तरीके से लिखें, बात एक ही मानी जाती है और इसे ही हम कहते हैं क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम जो होता है योग के बारे में, तो ये सही है कि योग को फॉलो करता है, क्योंकि अगर हम ए के जगह पे 2 अज्यूम करें और बी के जगह पे 3 अज्यूम करें तो हम इसे 3 + 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका जस्ट उल्टा, यानी ए प्लस बी किया तो बी प्लस ए, इसको बराबर एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 2 धन 3 करो या 3 धन 2 करो, बात एक ही आएगा, क्योंकि इसे भी जोड़ने पर 5 आएगा और इसे भी जोड़ने पर 5 आएगा, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये हमें ठीक पता चला है कि क्रम विनिमय नियम ये जो कहा है ये सही कहा है, ठीक है। तो योग में ये फॉलो करता है, ठीक है, योग में इस तरीके से फॉलो करता है। इसी तरीके से घटाना में चेक करें तो इसमें क्या होगा कि a माइनस बी करो या फिर b माइनस ए करो, ये जो होना चाहिए ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम a की जगह पे 4 एज्यूम कर लेते हैं और b की जगह पे 2, और बराबर में b की जगह पे 4 एज्यूम कर लेते हैं, b की जगह पे 2 मिलेगा क्योंकि 2 हमने एज्यूम किया है, और a की जगह पे हमने 4, तो यहाँ पे हमारा अलग अलग नंबर आएगा। जैसे कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, यानी साइन चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भाग में फॉलो नहीं करता है, ठीक है। क्रम विनिमय नियम जो होता है, सॉरी, जो क्रम विनिमय नियम होता है वो घटाना में जो है फॉलो नहीं करेगा नियम को, ठीक है। अगर बात की जाए गुणा में, तो क्या क्रम विनिमय नियम गुणा में काम करेगा, तो देखिए इसी चेक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 × 4 करते हैं और 4 × 2 करते हैं, यही तो कहता है हमारा क्रम विनिमय नियम, यही ना कहता है कि अगर हम ए और बी दो हमारे नंबर हैं, इनका जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो बी × ए के बराबर होगा। ए × बी अगर है तो बी × ए के ये बराबर होगा, यानी कि अगर 2 × 4 है तो 4 × 2 के बराबर होगा। तो हम इसका गुणा कराएंगे तो 8 आएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 8 आएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जैसे कि हमने जोड़ में देखा कि ये भी बराबर हो रहा है, तो उसी तरीके से इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो गुणा में भी ये क्या होता है, क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है, ठीक है, अप्लाई हो सकता है। अब भाग की बात करें तो भाग में ये नहीं होता है, भाग में ऐसा नहीं होता है। तो भाग में आप ऐसे ही कर सकते हैं कि भाग में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, देखो 6 भाई 6 बटा में आप 4 लिखो या 3 लिखो, 6 बटा में 3 लिख दिए, ठीक है, और 3 बटा में 6 लिखो, 3 बटा में 6 लिखो। अब इन दोनों को अगर भाग करें तो ये तो हो जाएगा 3 दूना का 6 या 2 आ जाएगा, लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये 3 कम 3 आएगा, 3 दूना का 6 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर कभी नहीं हो सकते हैं, 1/2 बहुत छोटा हो जाएगा, 2 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कभी भी नहीं हो सकता है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते, ये भी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये भाग में भी फॉलो नहीं होता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको क्रम विनिमय नियम समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा नियम क्या है। अगला टॉपिक हमारा है सहचार्य नियम। सहचार्य नियम में क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 संख्याएं ए, बी और सी हैं, तो इन तीनों को जोड़ने पर, अगर इन तीनों को जोड़ा जाए और a + b + c, यानी कि 3 संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे, a और b को पहले जोड़ लेंगे और जितना आएगा उसमें हम c को जोड़ेंगे, ठीक है। a और b को पहले जोड़ लेंगे और जितना आएगा उसमें c को जोड़ेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि 3 संख्याओं को जोड़ने का मतलब ये है कि 2 संख्याओं को जोड़ लो, उसके बाद जितना आ रहा है उसमें तीसरी संख्या जोड़ो, ठीक है। तो a और b को पहले जोड़े, उसके बाद से प्लस में c। ये जो नियम होता है ये इसके बराबर होता है कि अगर 3 संख्याएं हमारे पास हैं तो चाहे आप a + b को पहले जोड़ो या b + c को पहले जोड़ो उसके बाद a को जोड़ो, ठीक है। पहले a + b को जोड़ो उसके बाद c को जोड़ो, या फिर पहले b + c को जोड़ो उसके बाद a को जोड़ो, बात जो है एक दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हमें बताया था साहचर्य का नियम द्वारा, ठीक है। साहचर्य का नियम ये कहता है कि चाहे आप a + b को जोड़ने के बाद c को जोड़ो या फिर आप b + c को जोड़ने के बाद a को जोड़ो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसके जगह पे अगर हम नंबर एज्यूम करें, जैसे कि योग की बात आ रही है, तो योग के लिए तो ये है। अगर घटाने की बात की जाए तो उसके लिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे, सब में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा देंगे। यहीं पे गुणा की बात की जाए तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर नंबर एज्यूम करें, ए की जगह पे अगर 2 लेते हैं और बी की जगह पे 3 लेते हैं और सी की जगह पे हम 4 लेते हैं, तो सबसे पहले हम ए और बी को जोड़ेंगे, ठीक है। ए और बी को जोड़ते हैं तो ये बराबर किसके आएगा, ए की जगह पे 2 है, प्लस में बी की जगह पे 3 है और सी की जगह पे 4 है, तो बी और सी को इसमें पहले जोड़ेंगे। तो इसमें 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा,
यहाँ पे देखिए 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए अलग अलग नंबर्स भले ही हैं लेकिन इसका आंसर सेम आएगा। देखिए यहाँ पे 5 और 4 9 आ जाएगा और 7 2 9 आ जाएगा, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यानी कि ठीक ही तो कहा था हमारा साहचर्य नियम, ठीक है, ठीक ही तो कहा था कि ये दोनों आपस में लिखें तो बराबर ही होगा। तो यानी कि साहचर्य जो नियम होता है योग को फॉलो करता है। घटाना में ये फॉलो होता है कि नहीं होता है ये हमें चेक करना है। तो देखिए जैसे कि घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ए के प्लस की जगह पे हम माइनस लिख देंगे, ए माइनस बी लिखो, फिर उसमें से सी को घटाओ, या फिर ए माइनस बी माइनस सी लिखो और बी माइनस सी को घटाने के बाद इसमें से ए को घटाओ। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि क्या नंबर एज्यूम करने पे ये सेम आएंगे, क्या ये हमें सही करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि ए की जगह पे अगर हम एज्यूम करते हैं 2 नंबर और बी की जगह पे हम 1 एज्यूम करते हैं और सी की जगह पे हम क्या करते हैं, सी की जगह पे हम 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं या फिर 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। सी की जगह पे भी हम 1 ले लेते हैं। जैसे कि ए की जगह पे हमने क्या लिया 2, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे भी हमने 1 लिया है। तो इसमें 1 लेने पर उसके बाद से इसमें से हम ए माइनस बी को पहले घटा रहे हैं, उसके बाद से ए की जगह पे हम क्या माने एज्यूम किए हैं 2 माइनस बी की जगह पे 1 माइनस सी की जगह पे 1, ठीक है। अब इसमें सी की जगह पे 1 और इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। अब इसको घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का 1, अब बराबर में इसे 2 2 तो यहीं पे रहेगा माइनस रहेगा और इसमें 1 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 0 और बराबर में 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये हमारा जो एज्यूमेशन है ये हमारा गलत हो सकता है। ये क्या है हमारा गलत है, ये गलत है। ये कभी भी जो माइनस है जो धन यहाँ पे किए हैं हम साहचर्य के नियम में जो योग किए हैं इसके लिए तो ये है एलिजिबल है, लेकिन घटाना के लिए ये सही नहीं होगा, घटाना के लिए ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये कभी भी 0 के बराबर तो 2 हो नहीं सकता है, तो घटाना के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। घटाना के लिए ये अप्लीकेबल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। घटाना के लिए ये फॉलो नहीं करेगा। गुणा की बात की जाए तो गुणा में करेगा, ठीक है, गुणा में होगा। गुणा में आप लेंगे ए बी सी, आप अज्यूम करके खुद से आप कर सकते हैं। इसके जगह पे बस आपको प्लस के जगह पे आपको मल्टीप्लिकेशन लगा देना है, कोई भी नंबर ए बी सी के जगह पे ले लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि जहाँ ए के जगह पे अगर 2 ले रहे हैं तो इधर भी ए के जगह पे 2 ही लेना है, ठीक है। इस तरीके से नंबर लेकर के आप अज्यूम कर सकते हैं। घटाना गुणा में होगा, घटाना में नहीं होगा, भाग में भी नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि साहचर्य का नियम किस किस में फॉलो होता है। योग घटाना गुणा भाग ये सब चीज़ें हमने बता दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हमने। इस तरीके से अगर आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा भी अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है वितर्कता। वितर्कता का मतलब क्या है कि अगर आपको इस तरीके से कोई नंबर दिया हो 4x प्लस में 7, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई आपको नंबर दिया गया है तो वितर्कता में इसी आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि 4 का मल्टीप्लाई पहले x में कराओ, यहाँ पे ब्रैकेट लग गया है, 4 का मल्टीप्लाई पहले x में कराओ, उसके बाद से 4 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में कराओ, 2 साथ में कराओ, ठीक है, साथ में कराओ। यानी कि अगर 4 का मल्टीप्लाई हम x में कराएं और यहाँ पे धन है तो बीच में धन लिखेंगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई x में कराएं तो 4x आ जाएगा और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ अगर माइनस होता तो माइनस लिख देते, वही काम आपको घटाना में भी हो जाता। 4 का मल्टीप्लाई जब 7 में कराएंगे 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वितर्कता, इसे हम वितर्कता कहते हैं। इस तरीके के अगर क्वेश्चन दिए हो गए हों और इस तरीके से आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना हो, यानी कि इसको चेंज करना हो इस तरीके इस फॉर्म में, तो इसे हम वितर्कता कहते हैं। और अगर यही चीज़ हम परिमेय संख्याओं में बात करें तो जैसे कि a बाई बी एक परिमेय संख्या दी गई है और हमें क्या करना हो c बाई डी और प्लस में e बाई एफ, इस तरीके की कोई परिमेय संख्याएं दी गई हों तो a बाई बी जो है इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले इसमें कराएंगे और फिर प्लस का साइन लगा करके फिर इसमें कराएंगे। अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन लगा देंगे, सेम उसी तरह से। यानी कि एक ए बाई बी का मल्टीप्लिकेशन हम सी बाई डी में कराएंगे, ए बाई बी गुणे में सी बाई डी कर देंगे और प्लस है तो प्लस, और उसके बाद से ए बाई बी का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, ई बाई एफ में, ई बाई एफ में कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम वितर्कता कहते हैं, इसे हम वितर्कता कहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें जो कि हमने पहले नहीं बताया, देखिए क्रम विनिमय नियम या फिर साहचर्य नियम, जो भी नियम है ये सभी क्या है हम आपको बताए हैं कि ये परिमेय संख्याओं के लिए। तो दो, आप ये मत समझिएगा कि ये प्राकृत संख्या लिए हैं, यहाँ पे दो भी क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये परिमेय संख्या हो सकता है। तो आप परिमेय संख्याओं को भी लेकर के देखेंगे तो उसमें भी ये सभी नियम क्या होंगे, इसी तरीके से फॉलो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा।
अब बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा योज्य प्रतिलोम है और उसके बाद से अगला टॉपिक हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम किसे कहेंगे? देखिए, जब योज्य प्रतिलोम का मतलब अगर कोई धनात्मक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, अगर कोई धनात्मक परिमेय संख्या होगी तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या में चेंज कर देंगे। अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी तो उसे धनात्मक में चेंज कर देंगे, इसे हम योज्य प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है, योज्य प्रतिलोम का मतलब कि जैसे कि 4/5 एक परिमेय संख्या है जो कि एक धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस तो है नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे जब हम माइनस में चेंज कर देंगे, जैसे कि -4/5 कर देंगे, तो ये क्या होगा? एक हमारा योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, अगर हम माइनस में 2/3 लें और इसको हम प्लस में चेंज कर दें, 2 में केवल 3 कर दें, तो ये प्लस में यानी कि ऋणात्मक को हमने धनात्मक में बनाया, इसलिए ये कहलाएगा माइनस का 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम की अगर हम बात करें तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं? अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। क्या करते हैं? अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। ठीक है, अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें साइन चेंज नहीं होता, इसमें साइन को चेंज करते हैं, यानी प्लस और माइनस को चेंज कर देते हैं। अगर माइनस में हो तो प्लस में, नंबर वही रहेगा, माइनस में हो तो प्लस में कर देते हैं, प्लस में हो तो माइनस में कर देंगे, ऊपर नीचे कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम जैसा है वैसे लिखेंगे। बस ये माइनस में नहीं है तो इसको माइनस में चेंज कर दिया, ये माइनस में है तो इसको प्लस में चेंज कर दिया। ये होता है योज्य प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि जैसे 6/11 अगर कोई नंबर है तो इसको जब हम गुणात्मक प्रतिलोम में बदलें तो 6/11 को हम 11/6 लिख देंगे, यानी कि अंश को हर, हर को अंश में, यानी कि आप जानते ही है कि ये अंश होता है, ये हर होता है, तो 6/11 है तो 11/6 लिख देंगे। ठीक, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से बात की जाए, कोई ऋणात्मक संख्या हो माइनस का 2/3, तब इसको क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? माइनस का साइन वहीं पे रहेगा, बस इस नंबर्स को चेंज कर देंगे, ऊपर नंबर 3 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम, यही होता है योज्य प्रतिलोम। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम, ये दोनों योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये है कक्षा 8 का जो पहला चैप्टर आपका परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या के पूरे इंट्रोडक्शन वीडियो को हमने बना दिया इस वीडियो में, और सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी थी एक्सरसाइजेज में, वो सभी चीज़ें हमने बता दिया। जितनी जाननी थी आपको उतना जान लिए, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।